गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरे सभी बच्चों को, सभी साथियों को, सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चैप्टर 8 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स। पहले ही मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूं, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं। ये एज इट इज़ आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, पॉलिटिकल में, पर यहाँ आपको एक दूसरे तरीके से पढ़नी है। सिर्फ यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को ऐड ऑन करना है। तो अब यहाँ आपको क्या समझना है, सामान्य रूप से एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एक ही शब्द रहेगा, और जो रिसोर्स होते हैं जिसको आप पढ़ते आए हैं, डिफाइंड बायोटिक है, बायोटिक, नेचुरल और मैन मेड। तो हम यहाँ दो चीज़ पढ़ेंगे, नेचुरल यानी जो भगवान ने बनाए हैं, नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, और मैन मेड जो इंसान ने बनाए हैं। लाइक जैसे ट्री मेड बाय द नेचुरल, नेचुरल है, बट डेस्क इन क्लास और बेड इन होम इज़ अ मैन मेड थिंग, मैन मेड रिसोर्स, बिकॉज आदमी ने बनाए इसे। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। इन्वायरमेंट के लिए जो वर्ल्ड में अवेयरनेस स्टार्ट हुई वो सबसे पहले 1960s के आसपास हुई कि जो इन्वायरमेंट है वो कॉमन कंसर्न है सबके लिए और सबको उस पर ध्यान देना होगा। इन्वायरमेंटल के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट हुई, जैसे कि हमने एक चैप्टर सिक्योरिटी वाला पढ़ा था, उसमें इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि विश्व में कभी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉवर्टी यानी गरीबी की बात की जाए, या महामारी जैसे अभी कोरोना आया, तो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया है इसने, किसी एक को नहीं किया। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी आल्सो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचर आल्सो। क्यों? अगर आपके एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, भाई कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो फैली और सब जगह फैल गई, गरीबी। अब मान लीजिए एक आदमी गरीब है, तो वो आपकी तरह एलपीजी गैस यूज़ नहीं करेगा, वो अपने घर में लकड़ी जलाएगा, उपला जलाएगा, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो उसका खामियाजा जो डेवलप लोग हैं उन्हें भी भरना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को तो लॉस हो ही रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, लाइक सौर ऊर्जा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को इन सबको गरीबी और महामारी को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी दी गई है। इसके लिए यूएन के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ इसके लिए हेल्प करते आ रहे हैं। ठीक है। जब अभी लास्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी पीएम मोदी के द्वारा, कि वो हर घर गैस का कनेक्शन होगा, गरीबों को फ्री में गैस का कनेक्शन दिया गया। घपलेबाजी भी वो अलग अलग चीज़ है। तो वो इसीलिए कि ताकि लकड़ी वगैरह जला के पॉल्यूशन को कम किया जाए। बट रियलिटी है कि उस गरीब के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो उसको रिफ़िल करा सके। ऊपर से जब वो सिलेंडर एजेंसी से उसके घर तक आता है तो लाइनमैन चोरी करता है। तो ये सब इतनी प्रॉब्लम आती हैं। इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां इतनी बदमाशियां करती हैं, इंडियन ऑयल, एचपी और बड़ी बड़ी कंपनियां, कि जो वो सिलेंडर के ऊपर सील होती है वो प्लास्टिक की होती है। मैं कह रहा हूँ सिलेंडर पे 20 रुपये फालतू लो, एल्यूमिनियम की सील लगा दो ना, खुलते ही टूट जाएगी, पता लग जाएगा इतने गैस निकाली है। पर कंपनियां खुद चाहती हैं कि उनके लाइनमैन ये चोरी करें, पर्ची पे लिख देंगी काटा लो, ये लो, कांटे से तोल के लो, फलाना ढिमकाना। पर एक्चुअल में जो ग्रास रूट लेवल पे ही करप्शन नहीं है, हाई लेवल से करप्शन चलता आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि बड़ा आदमी जानता नहीं है करप्शन कैसे है, वो सब चीज़ जानता है। और अब जो है करप्शन का मादा ज़्यादा है, इसलिए इन्वायरमेंट को पोल्यूशन गरीब लोग ज़्यादा करते हैं, एज़ पर योर चैप्टर। ऐसा नहीं है पैसे वाले नहीं करते, पैसे वाले एसी चला रहे हैं, एसी में पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन करना होगा बिटवीन द रिच एंड पुअर एंड द रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, जैसे आपको पता है ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ज़्यादा जानवरों को चराना, ग्रीन जगह का तक ख़त्म हो रही है, और ओवर फिशरिंग हो रही है। इसलिए जो आपका वाटर लेवल है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, वो आपका बायोडाइवर्सिटी साइकिल ख़राब हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में कहा था 663 मिलियन पीपल जो हैं उनके पास सेफ वाटर नहीं है, और 2.4 बिलियन लोगों के पास सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से लोग मर जाते हैं। तो डेट इज़ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब समझिए ना, पॉवर्टी है जब तो साफ पानी नहीं है, अमीर होगा तो बिस्लरी का खरीद ही लेगा। नेचुरल फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन होने से बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है। अब जगह जगह बंदर बढ़ते जा रहे हैं। पहले यहाँ जंगल होते थे, जंगल काट के अपने मकान जो बना लिए, बंदरों वगैरह के लिए नेचुरल हैबिटेट हट गया है। ओजोन परत का जो है, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ लेयर्स होती हैं, तो इसमें एक ओजोन परत भी है हमारे पास। जब सूरज से जो रोशनी आती है धरती पे वो डायरेक्ट ना आए, ओजोन परत से छन के आती है। तो जो ओजोन सूरज की लेयर्स में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उसको ओजोन परत रोक लेती है, जिससे स्किन कैंसर वगैरह नहीं होते।
और आर्कटिका जो हमारा ये क्षेत्र है, आर्कटिका ओशन, उसके ऊपर ओजोन परत की लेयर में शेड हो रहा है, इस वजह से आपको स्किन कैंसर वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। और ओजोन परत का डिप्लीटेशन हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, एसी की गैस से, फ्रिज की गैस से, ग्रीन हाउस गैसेज से। इसको मेंटेन कर, अर्थ का टेम्परेचर आपको ज़्यादा 1.5 से 2 और तक मेंटेन करना होगा। आपकी ओजोन परत अर्थ के कौन से स्फीयर पे है? स्ट्रेटोस्फीयर। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये मैंने एक बार एग्ज़ाम में देखा है गवर्नमेंट जॉब के, और एक बार नहीं कई एग्ज़ाम में देखी है ये चीज़ें। आपको देखिए डायग्राम दे रखा है पेज नंबर बुक के अंदर, नेचो वाले में। ये डायग्राम पेपर में पूछता है, और इस साल मार्च 2024 के एग्ज़ाम में आने के लिए मुझे 100% लगता है। हाथ का निशान है और ये लेटर दिखा रहा है। ये हाथ का निशान नहीं है दिखा रहा है, पूरा वर्ल्ड पॉल्यूट हो चुका है। हाथ में ये जो छेद हो रहे हैं ये चिमनियाँ हैं, पूरा वर्ल्ड चिमनी बन चुका है। डेवलपमेंट की होड़ में हर देश पॉल्यूशन कर रहा है, और ये जो लाइटर है वो ये शो कर रहा है कि पूरे विश्व में आग लगी हुई है। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डेट इज़ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सेट्रा। यूनाइटेड नेशन एक प्रोग्राम चलाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1960 में ही क्लब ऑफ रोम ने एक बुक पब्लिश करी थी 1972 में, जिसका नाम था लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसने कहा था जो आप विकास तो कर रहे हैं बस उसकी लिमिट कीजिए ना, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको पहले समझा चुका हूँ कि आप इस तरह का डेवलपमेंट करें कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना हो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह 1992 में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे अर्थ समिट कहते हैं। इसी अर्थ समिट में एजेंडा 21 डिसाइड हुआ था। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए कुछ 21 पॉइंट। इसमें 170 स्टेट्स लिखाए हैं बुक में, कंट्रीज़ है 170 लगभग कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। बहुत सारे NGO आए, और 5 ईयर्स के बाद फिर एक ब्रुकलिन रिपोर्ट आई जिसका नाम था ओवर कॉमन फ्यूचर। ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं? जैसे इन्वायरमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। वो पॉल्यूशन इंडिया में होगा तो भी सबको इफेक्ट करेगा। बुक में ये पैराग्राफ दे रखा है अंटार्कटिका वाला, तो दिखा रखा है ये ओजोन परत में किस तरीके से छेद हो रहा है जिससे डायरेक्ट UV रेस धरती पे आ रही हैं। और अगर ये छेद ना होता, प्योर ब्लैक ही होता ये सारा, तो इससे क्या है, UV रेस धरती तक नहीं आती, वो फिल्टर होके आती है। और ये छेद जो है दिन पे दिन बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC की गैस, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। अब आपको इसमें क्या करना, ग्लोबल कॉमन्स क्या है? एनवायरनमेंट है, ग्लोबल कॉमन में आता है, अर्थ एटमॉस्फेयर आता है। इसके लिए कुछ ट्रीटीज हुई थी, आपको याद करनी होगी। अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी 1959 में कि भाई अंटार्कटिका को बचाने के लिए सब देश इनिशिएट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया 1960 में इसके लिए अवेयरनेस शुरू हुई थी। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था, ये भी इन्वायरमेंट के सिर्फ था। 1991 में अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल हुआ था। अंटार्कटिक को भी आपको सेव करना होगा। पहले ट्रीटी हुई थी 1959 और प्रोटोकॉल हुआ था 1991 अंटार्कटिका का ही। 1987 में मॉन्ट्रियल तो था ही। चलिए अब देखिए, आपके इसमें बात की गई है जो इन्वायरमेंट है ग्लोबल कॉमन तो है ही, मतलब सबके लिए सामान्य प्रॉपर्टी है, साझा संपत्ति है। इसके लिए तो 2 देश होते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ साउथ। नॉर्थ देश यहाँ डेवलप कंट्रीज़ को कहा गया है, और नॉर्थ साउथ कहा गया है डेवलपिंग कंट्रीज़, भारत जैसे को। साउथ देश इनके लिए डिनोट किया गया है। कहा गया देखो, विकसित देशों की मदद करनी होगी इन्वायरमेंट को बचाने में, टेक्नोलॉजी को शेयर करना होगा। पर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इंडिया जैसी, इनको भी विकसित देशों को मनी और टेक्नोलॉजी के रूप में हेल्प पहुँचानी होगी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉमन डिफ्रेंशिएटेड कैसे? भाई डिफ्रेंशिएटेड है जिसने जितना ज़्यादा पॉल्यूशन किया वो तो ज़्यादा नुकसान भरेगा। फर्स्ट वर्ल्ड यानी USA, UK, ब्रिटेन ने जो है USA, UK, ब्रिटेन जो डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, था इंग्लैंड वगैरह, इन्होंने ज़्यादा पॉल्यूशन किया है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो इनको ज़्यादा नुकसान भरना होगा। 1992 में UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने कुछ कन्वेंशन किए थे, इसमें उसके लिए बात हुई थी इन्वायरमेंट के लिए। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? मैंने जो लगा रखा, आप अपनी बुक में चाहें तो लगा लें। इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसके अंदर ये हुआ था इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ ने ग्रीन हाउस गैसेस को जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कट आउट करना होगा। इस क्योटो प्रोटोकॉल से इंडिया जैसे देशों को बाहर रखा गया था क्योंकि उन्होंने इतना पॉल्यूशन नहीं किया। एक चीज़ और, जो रियो डी जेनेरियो का समिट था जिसको ब्राज़ील में हुआ था, जो
इसको अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील अर्थ समिट कहा गया, एजेंडा 21। उसको एक प्रिंसिपल अपनाया गया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरनमेंट सेव करना सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डिफरेंशिएटेड, जैसे जितने ज़्यादा पॉल्यूशन किया है डेट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। अब इंडिया के एनवायरनमेंट को लेके क्या है, 1997 में इंडिया को जो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 2002 में, इंडिया और चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसको छूट दी गई। कैसा माना गया, इन्होंने कम पॉल्यूशन किया है, दे हार्म लेस इन्वायरमेंट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यहाँ पे होगा, पर पॉल्यूशन कम करे, ऐसा करे। ग्लोबल वार्मिंग को संभालना होगा पूरे देश को। G8 जो आपको पता है ग्रुप ऑफ 7 तो डेवलप कंट्रीज़ का है, विकसित देशों का, G8 का भी एक ग्रुप बना। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, उसका क्या काम था कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके रोकने के लिए समय समय पर बातें की जाए। तो देखिए यहाँ 2-3 एक्ट पास हुए, जैसे एनर्जी कन्वर्सेशन एक्ट पास हुआ 2001 में, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हुआ 2003 में। तो आपको वो वाली सीरीज़ याद रखनी होगी, पहले बल्ब था, बहुत बिजली खाता था, उसके बाद आपके पास क्या हुआ, CFL आई, CFL के बाद LED आ गई, और अब पेट्रोल में देखें, डीजल में देखें तो BS मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आपकी बिजली के सामान पे भी और व्हीकल्स पे भी। BS1 लेवल से लेकर BS6 तक आ चुके हैं व्हीकल में, और आपके टीवी BSI मार्क होता ही है, 5 स्टार वगैरह। तो उस चीज़ को रिलेट करें। इस चैप्टर में इतना ही था, और इसके साथ 2-3 चीज़ें और जोड़ती हैं, जैसे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, जहाँ पे अगर कहीं कोई रिसोर्स है, ठीक है, तो दूसरा जो डेवलप कंट्री है उसको उससे अच्छे रिलेशन रखता है उसके रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। जैसे इराक से जो है गल्फ़ कंट्री, उससे अमेरिका जैसी कंट्री अच्छे रिलेशन बनाती है, और ताकि उसे पेट्रोल मिल सके। ये वाला डायग्राम मुझे इस साल कुछ उम्मीद है आएगा, हाउ न्यू कॉलोनिज्म वर्क्स। पहले आपको न्यू कॉलोनिज्म समझ आनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से तो किसी देश को, आज़ाद हुए देश को दोबारा अपने चुंगल में फंसाना। तो इसमें दिखाया कि वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्स लाइक ऑयल एज पेमेंट। पहले उन कंट्रियों को लोन तले दबा दिया, फिर कहा ठीक है अब ब्याज के रूप में ऑयल और नेचुरल रिसोर्स दो। अब ये मेनली आपको इराक कुवैत वाली कंट्रीज़ के लिए है, जैसे दुबई में डेट्स है तो वहाँ से उनसे लिया जाता है, वहाँ पे वाटर की कमी है तो वाटर भारत सप्लाई करता है, ठीक है। ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है बहुत बड़ा, इसको लेके जियोपॉलिटिक्स होती है, आपको समझा दिया। इराक, ईरान, कुवैत, गल्फ़ रीजन वाले में वाटर बहुत बड़ा रिसोर्स है, दुबई में वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर की कमी है वहाँ पे, प्योर वाटर नहीं है, उसको प्योरीफाई करने का बहुत खर्चा है। द इंडिजीनियस पीपल एंड द राइट्स। इंडिजीनियस पीपल होते हैं आदिवासी या जो बहुत समय से वहाँ रहते आ रहे हैं, उनके क्या अधिकार हैं। एक्चुअली अब डेवलपमेंट के नाम पे, कटिंग के नाम पर कोई पेड़ तो हटा सकते हैं, पूरा पूरा जंगल काट सकते हैं, पर जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको अपना जीवन शुरू से, जीरो से शुरू करना पड़े, तो शायद उनकी लाइफ में दोबारा रीबर्थ ही कहा जाएगा। कहाँ वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या उन्हें जॉब मिलेगा, नया इन्वायरमेंट उन्हें सूट करेगा नहीं करेगा। तो भारत में ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट हुए, जैसे मेधा पाटकर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, पर्यावरण को कटने से बचाया, और क्या किया, नारी मूवमेंट इकट्ठे किए, लोगों को इकट्ठा किया, और वहाँ पे जंगल का बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होनी थी, बांध बनना था, उसको रोकने के लिए कि वहाँ ना बने, जो वहाँ नेचुरल लोग हैं उनको, पेड़ को ना काटा जाए, वो नेचुरल लोग कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने एक पर्यावरण का आंदोलन किया अपने मेधा पाटकर के नेतृत्व में। मेधा पाटकर ने उसको चेयरशिप करी, उसको गाइड किया, उसकी हेड बनी, और लोगों का पेड़ों से चिपक जाओ, पहले पेड़ काटो फिर हमें काटो, क्योंकि पेड़ ही हमारी जान है। और आज भी हमें ये सब समझाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। एक ये डायग्राम है स्टारवेशन का, भुखमरी का, स्पून फुल ऑफ इकोनोलॉजी। इकोलॉजी ने एनवायरनमेंट, खुशहाली, सब कुछ खा लिया, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस डायग्राम को समझिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप जानते हैं खाने पीने की साफ वस्तुएं आपके पास उपलब्ध नहीं है, सब चीज़ केमिकल से डेवलप हो रही है। HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स तो आ गए हैं, पर आपकी लाइफ ख़राब होती आ रही है। पीने के लिए दूध नहीं है, सेपरेटा दूध आपको मिल रहा है, या दूध मिल रहा है तो शैम्पू और यूरिन डाल के मिल रहा है, उसमें तरह तरह के केमिकल है, भैंसों के इंजेक्शन लगा के दूध आ रहा है। प्योर दूध नहीं, इतनी पॉपुलेशन के लिए कहाँ से लाएं। चावल नहीं है, चाइना देश जो डेवलपमेंट के नाम पे बहुत आगे है, पर प्लास्टिक के चावल खा रहा है। सब्जियां आपकी केमिकल वाली हैं, ऑर्गेनिक कुछ है ही नहीं। तो ये बताया गया जो डेवलपमेंट है वो सब चीज़ खाता जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको इकोलॉजी को ध्यान रखना होगा। यहाँ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ध्यान रखना होगा। अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वेयर maximum utilization of resources without harm the environment
एंड सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, एग्जाम्पल ऑयल्स एंड नेचुरल एक्सेट्रा। तो ये चैप्टर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।